हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट लाइव में आपका स्वागत है। धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्याय हम पढ़ा रहे हैं। पिछली बार एक इसका हमने एक वीडियो भी बनाया है, आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने बताया भी था कि चुंबकीय क्षेत्र को हम B4 बॉम्बे से दिखाते हैं, ठीक है जी। और ये भी बताया कि किसी भी तार जिसमें से विद्युत धारा बह रही है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऐसा हमको प्रयोग द्वारा पता चला। अब वो प्रयोग क्या था वो आप जरा वीडियो में पहले देख लें। तो जैसे इसमें हमने धारा प्रवाहित की, ये जो दिक् सूचक था या कंपास था ये एकदम से हिल गया था। फिर हमने धारा का मान बढ़ाया। तो जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि नीला वाला ये जो पॉइंटर है दिक् सूचक का वो और ज्यादा ये भी हिल के आएगा। जैसे ही हमने धारा का मान बढ़ाया देखिए फिर से हिल के आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा धारा बहने पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ जिसने ज्यादा आकर्षण से उस दिक् सूचक को खींचा। तो ये वाली लाइन हम पिछली बार बता चुके थे कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार आपने इसको लिख भी लिया होगा। तो विद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसका परिमाण विद्युत धारा के समानुपाती होगा। फिर हमने क्या करा, इस दिक् सूचक को दूर ले गए तो उसके अंदर जो विक्षेपण था वो कम हो गया। यानी जब भी दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। अब हम किसी भी एक सीधे धारावाही तार के चलते जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका अब हम अध्ययन करेंगे। ये सब आपके पेज नंबर 227 पर आपकी किताब में दे भी रखा है। तो पेज नंबर 227 पर जो कुछ भी दिया हुआ है उसको पहले हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे, फिर मैं आपको बोर्ड पर लेकर जाऊंगा। तो जो मैं आपको काम की बात बताऊंगा उसी को आप सिर्फ लिखिएगा। हाँ, तो काम की क्या क्या बात बताने वाला हूं। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कॉर्क स्क्रू क्या होता है कि हमको दीवार में जब भी कभी या लकड़ी के दरवाजे वगैरह में वो कपड़े टांगने की जो होता है ना बेटा खूंटी वगैरह, तो उसको लगाने के लिए आपको एक स्क्रू आता है। तो ये जो कारपेंटर या खाती जो होता है वो उसको अपने स्क्रू ड्राइवर से कस देता है। तो उसमें एक पतली सी लाइन बनी होती है, उसको जैसे जैसे आप घुमाते आएंगे वो लकड़ी को चीर करके अंदर की तरफ चलता चला जाता है। या फिर दीवारों में भी हम गुट्टी लगा के उस लोहे के स्क्रू को कसते हैं, ठीक है जी। तो स्क्रू का मतलब यही है। तो मैक्सवेल साहब ने ये कॉर्क स्क्रू का नियम दिया था जिसको कि हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। तो दोनों शब्द लिख लें आप, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। और ये आपको आपकी किताब में 227 एवं 228 पेज नंबर पर भी दिया हुआ है। 227 के जस्ट नीचे और 228 की शुरुआत में। तो पेज नंबर 227 और 228 पर ही आपको दिया हुआ है। तो पहले तो नाम याद रख लें, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वही राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि दक्षिण का मतलब इंग्लिश में राइट होता है, हस्त का मतलब हैंड, अंगुष्ठ का मतलब थंब, अंगूठा मतलब अंगुष्ठ, थंब और नियम। तो राइट हैंड थंब रूल भी ये कहलाता है, ठीक है जी। अब बस यहीं तक रुक जाइए, बस यहीं तक उतारिए, बाकी अब मैं आपको सिखाता हूं। ये अभी बाद में बताएंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है जी। तो यहां पर एक उदाहरण दे रखा है कि एक सीधा तार है, लाल रंग की जो आपको रॉड दिख रही है सीधा तार है विद्युत का, उसके अंदर धारा ये पीले वाले तीर से दिखाई हुई है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं जो विद्युत धारा है वो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। तो ऐसे सीधे तार जिसमें कि धारा ऊपर से नीचे बह रही है उसकी वजह से जो कैसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बनेंगी वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो ये क्या बोल रहा है, मैं इसको समझा रहा हूं कि जो स्क्रू है या कॉर्क स्क्रू है उसको हम विद्युत धारा की दिशा में नीचे की ओर घुमाते हैं, ठीक है। ये लकड़ी का काम करने वाले खाती या कारपेंटर होते हैं उनके पास होता है, बर्मा या इस तरह का कहलाता है, ठीक है जी। या आप अपना
घर में लगने वाले छोटे से स्क्रू से भी समझ सकते हैं। तो धारा नीचे जा रही है तो हमें लकड़ी को छेद करने वाला ये जो बर्मा जैसा होगा इसको भी किधर घुमाना होगा, इस तरह से, तभी तो वो नीचे की तरफ लकड़ी को क्रॉस करता हुआ, लकड़ी को छेदता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा। तो धारा जिधर जा रही है उधर ही हम इस कॉर्क स्क्रू को चलाने के लिए इसे घुमाएंगे। तो जैसे इसको घुमाओगे तो वह आपका क्या होगा, दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है जी, यानी कि मैं ऊपर इस जगह पर खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे इसकी दिशा इस तरह से दिखाई देगी, इस तरीके से। और जब उसको मैं सामने घड़ी दीवार की तरफ ले आऊंगा तो वो मेरे को घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त में दिखेगा। मैं इस चीज को दोबारा से बताऊंगा क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता है, तब तक आप जरा फिगर को देखें और सिर्फ इस लाइन को जरा देखिए। तो पेज नंबर 227 पर आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दिया गया है या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी दिया गया है, उसको हम समझा रहे हैं। और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम किसी सीधे, है ना, सीधा धारावाही तार, एक सीधी लाइन पर एक तार है जिसमें धारा बह रही है, इसमें ऊपर से नीचे माना है, तो ऐसे तार की वजह से हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो दोनों से निकालेंगे, कॉर्क स्क्रू नियम हुआ या दक्षिण हस्त नियम हुआ, दोनों से मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। आइए, कॉर्क स्क्रू को तो एक बार बता दिया, पहले दक्षिण हस्त नियम भी बता दूं। दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि आप अपना सीधा हाथ लेंगे, सीधा हाथ लेंगे, अंगूठे को और अपनी इन उंगलियों को इस तरह से रख देंगे, जैसे कई बार होता नहीं, हम दीवार पर परछाई बनाते हैं किसी कुत्ते की, सियार की, समझ रहे हैं, लोमड़ी की, तो इसी तरह से अपन अपना हाथ रखते हैं ना। तो इस तरह से रखिए जिससे कि जो अंगूठा है वो हमारी इस उंगलियों के लंबवत हो। फिर क्या करेंगे, इन उंगलियों को इस तरह से घुमा लेंगे। ठीक है जी, ये यूं करके। ठीक है जी, अब अंगूठा है एकदम सीधा और ये उंगलियां हैं वो घूमती हुई। ठीक, अंगूठे को किधर रखना है, धारा की तरफ। तो चित्र में धारा किधर है, नीचे, तो ये मैंने इधर कर दिया। अंगूठे को हमेशा किस तरफ रखना है, धारा की तरफ। तो जैसे इधर रख देंगे, ये मेरी जो घूमती हुई या मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो देख लीजिए बिल्कुल इसी तीर की तरफ है, या जिधर मेरे नाखून जा रहे हैं उधर ही ये मोटे मोटे तीर दिखाए गए हैं। तो सीधे स्ट्रेट वायर, सीधे तार में जिस तरफ विद्युत धारा बह रही है उस तरफ रखेंगे अंगूठा। तो मुड़ी हुई उंगलियां हमको चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं बताएंगी। तो ये तो हमने किससे सीखा, दक्षिण हस्त नियम से। यदि कॉर्क स्क्रू नियम से सीखना है तो भी तैयार हैं हम। ये जो लकड़ी में छेद करने वाला ये कॉर्क स्क्रू या बर्मा होता है, उसको इस तरह से घुमाओ कि इस लोहे वाले ये जो यहां पर जो चूड़ियां बन रही हैं, ये चूड़ियां किधर जाएं, धारा की दिशा में। तो नीचे ले आना है क्योंकि धारा भी नीचे है, तो इसको किधर घुमाना होगा, इस तरफ। तो जब इस तरह से घुमाना होगा, ठीक है जी, तो वो दिशा क्या होगी, दीवार की तरफ लेके जाइए। तो ये दिशा मेरे लिए जब सामने ले जाऊंगा तो मुझे क्या बन जाएगी, घड़ी की सुइयों की दिशा, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा। पहली पहली बार में कोई भी चीज समझना मुश्किल ही होता है। तो आज इसको सीधा तार है, धारा नीचे की तरफ मानिए क्योंकि पेन का टिप इस तरफ है। तो जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा तो मेरी उंगलियों का जो घुमाव है वो इस तरह से होगा, एक दूसरे को लंबवत रखते हुए। ठीक है जी, तो इस तरह से ये होगा। तो ये सारे संकेंद्रीय वृत्त बनते हैं सीधे तार के चारों ओर। उनकी दिशा किधर है, जिधर मेरे नाखून जा रहे हैं। ये देखिए नाखून किधर जा रहे हैं, अंदर की तरफ। फिर वो नाखून पीछे से घूमते हुए इधर क्या होंगे, इधर बाहर की तरफ आएंगे। तो इस बारे में आपको 13.6 जो चित्र दे रखा है उसमें भी बताया है, 13.6 एवं 13.7। तो आप अपनी किताब जरूर साथ में लाया करें। उस किताब में दो चित्र दे रखे हैं, फिगर चित्र नंबर 13.6 एवं 13.7। तो उन दोनों को समझाने की मैंने यहां पर कोशिश की।
ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, धारा की दिशा को विपरीत करने जा रहा हूं। ठीक, तो विपरीत करने पर अभी वो यहां पर आएगा, फिर इन दोनों को कंबाइन करके इन दोनों से फिर मैं इसको समझाऊंगा। आइए अब जरा देखिए, अब धारा की दिशा देखिए अगले वाले में, अब ऊपर की तरफ हो जाएगी। जब विद्युत धारा ऊपर की ओर बहती है, देखिए अब तीर ऊपर की तरफ हो चुका है, तो जब तीर ऊपर की तरफ हो गया है तो हमको धारा की तरफ क्या रखना है, अंगूठा। अंगूठा किधर रखना है, धारा की दिशा में, ये रखा। सीधे हाथ का अंगूठा रखना है, तो सीधे हाथ का अंगूठा जब धारा की दिशा में रखेंगे तो अब देखिए मुड़ी हुई उंगलियां किधर हो गई, अंदर की तरफ। तो यहां पर ये नाखून बोर्ड को इधर इस तरफ टकराएंगे और पीछे से घूमते हुए इधर से निकल के आएंगे। तो ऊपर से देखने पर हमें देखिए इस तरीके की कौन सी वामावर्त दिशा दिखाई देगी। इसको जब हम सामने दीवार पर लेके जाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, घड़ी की उल्टी दिशा में अब हम को रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं मिल रही हैं। या फिर दूसरा रास्ता वो है ही सही, कॉर्क स्क्रू का। कॉर्क स्क्रू में इसके हत्थे को, हैंडल को इस तरह से घुमाएंगे कि ये जो चूड़ियां हैं वो धारा की दिशा में जाएं। तो इसको जब हमने घुमाया कि ये सारी चूड़ियां धारा की दिशा में जाएं, तो उसकी दिशा, घुमाने की दिशा इस तरह से होगी, जिधर आपके ये चुंबकीय बल रेखाएं जो कि संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी सबका केंद्र एक ही है, और उस पर ये तीर भी आपको दिखाया है। तो ये जो मोटे मोटे तीर हैं, या तो वो नाखून की तरफ समझ लें, या फिर इस कॉर्क स्क्रू को घुमाने की दिशा, जिससे कि ये जो लोहे की चूड़ियां हैं वो धारा की तरफ हों। तो हमने दोनों चीजें सीखी, जब धारा ऊपर से नीचे जा रही थी और जब धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब दोनों को कंबाइन करके यहां पर समझाया गया है, वो मैं अब आपको बताता हूं। तो यहां पर सिर्फ आपको ये वाली लाइन देखिए, वो ये कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। हाँ, ये तो हमने सीखा कि भाई पहले धारा की दिशा ऊपर से नीचे थी, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या था, दक्षिणावर्त था। बिल्कुल सही। जब विद्युत धारा आपने नीचे से ऊपर कर दी तो अब क्या हो गया, वामावर्त हो गया। तो हाँ, सही बोल रहा है कि विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। बिल्कुल सही। लंबवत तो है ही सही, जरा खुद देखिए आप, धारा किधर जा रही है, इस तरफ। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उसके लंबवत। तो इसको देखिए, मैं समझाता हूं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत क्यों है। ये देखिए, तो विद्युत धारा किधर जा रही है, ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो उसके लंबवत, ये दिखाएगा। ये जो पीला कागज है ना, इसके तल में बनेगा। देखिए, तो विद्युत धारा जा रही है अंगूठे की तरफ, और मेरी सारी उंगलियां और नाखून, तो बिल्कुल सही बात है वो भी कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत तल में होता है, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा, या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लंबवत होंगी। और यदि धारा की दिशा बदलोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी जो लंबवत तल में है उसकी दिशा बदल जाएगी। ठीक, तो वो अपनी जगह सही था। तो कुल मिलाकर अलग अलग दिशा भी बता दी। और ये क्या बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं उनकी दिशा भी बदल जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमेशा धारा के लंबवत होती हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से यदि धारा इधर जा रही होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस पीले कागज के तल में होंगी। अब आपकी तरफ कर देता हूं, ये देखिए जरा, यदि ये धारा आपकी तरफ आ रही है, ठीक है जी, धारा यदि आपकी तरफ आ रही होगी, ये मैंने धारा आपके अंगूठे की तरफ कर दिया, तो जरा देखिए मेरे नाखून या उंगलियां किस तरह से घूमेंगी। देखिए इस तरह से। तो मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं।
क्या दिखाया है बीच में, तो आपको ये साफ साफ लोहे का स्क्रू जैसा दिख रहा होगा। उधर मैंने अपना अंगूठा कर दिया, ठीक है। तो देखिए मेरे नाखून उसी दिशा में जिधर मैंने यहाँ पे तीर दिखाए। तो ये धारा की दिशा बता रहा है और ये चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बता रहा है। पर क्या बता रहा है? रेखा बता रहा है, अभी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बता रहा। वो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, इन रेखाओं पर या चुंबकीय बल रेखाओं पर हमको क्या डालनी होगी? स्पर्श रेखा या टेंजेंट, ठीक है जी। मान लीजिए इस जगह पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम यहां पर स्पर्श रेखा किधर आएगी? सीधी। इस जगह निकालना है तो किधर जाएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा? तो सीधी नीचे, ठीक है। ऐसे इधर निकालना होता तो वहां पे स्पर्श रेखा इस तरफ जाएगी, इधर निकालना होता तो ऊपर की तरफ जाती, ठीक है। तो ये सब चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिन पर स्पर्श रेखा डाल करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में तो पिछली बार भी बता ही दिया है कि भाई ज्यादा पास पास होंगी चुंबकीय बल रेखाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा। कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के कई पॉइंट्स आपको बताए थे। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं पर या चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा डालने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है। तो ये बहुत काम का है, इसको एक बार आपस में भी आप समझने की कोशिश करिएगा। तो जिस तरफ धारा जा रही है उधर अंगूठा कर दिया तो ये मुड़ी हुई घूमी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाएं बताएंगी, और जिधर मेरे नाखून जा रहे हैं उधर ही मैंने मोटे मोटे तीर दिखाए हैं। तो उससे हमको ये पता चलता है कि संकेंद्रीय वृत्त दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है। तो आप बताइए, आपके सामने देखने पे आपको क्या दिख रहा है? दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है? ठीक है जी। अब पेज नंबर 228 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आके आपका होमवर्क है। तो आपको होमवर्क क्या क्या दिया गया है? पेज नंबर 228 पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्या? कि भाई जो छड़ चुंबक होती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाओं को खींचिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण बताइए, क्या क्या गुण हैं उनके, क्या विशिष्टताएं हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कि कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं, तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। अब पेज नंबर 228 पर ही आपको क्या दे रखा है? एक वृत्तीय लूप की वजह से, है ना, एक वृत्तीय लूप है, यानी तार को हमने वृत्त के रूप में लगा दिया, तो उसके चलते चुंबकीय क्षेत्र की हमको दिशा बतानी है। तो उसका बहुत अच्छा वीडियो है, थोड़ा समझाने में टाइम जरूर लगेगा। तो पेज नंबर 228 पर अब हम वृत्ताकार लूप से होने वाला चुंबकीय क्षेत्र समझेंगे। तो वृत्ताकार कुंडली है, लूप का मतलब कुंडली। तो वृत्ताकार कुंडली से होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अब हम समझने जा रहे हैं। तो आप अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें, वृत्ताकार कुंडली में हो रहे धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हिंदी थोड़ी सी वीडियो बनते हैं तो कई बार वो लोग उतना अच्छा नहीं समझा पाते, पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अभी तक तो हम क्या देख रहे थे? सीधे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। अब हम क्या पढ़ेंगे? धारावाही वृत्ताकार कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आप बिल्कुल, मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं और बहुत सटीक स्पष्ट। धारावाही वृत्ताकार कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आप हेडिंग डालें पहले तो वृत्ताकार कुंडली से उत्पन्न होने वाला
चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र के बारे में वो हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर तो शुरू में तो एक सीधा तार ही दिखाया है, तो उस सीधे तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो हम सीख ही चुके कि भाई जिधर धारा जा रही होगी उधर अंगूठा कर देंगे तो हमारी उंगलियों का झुकाव या जो घुमाव होगा वो किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। ठीक है, तो ये तो हम सीधे तार के लिए हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये पहले वीडियो देखें आप। तो धारा उधर जा रही है तो हर तार के हर छोटे छोटे हिस्से में हमने इस तरह के अंगूठा लगा के वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर लिया। फिर उस सीधे तार को उठा के हमने मोड़ दिया। ठीक, तो जो अब तक सीधा तार था, कोई भी सीधा तार उठा करके आप वृत्त में मोड़ सकते हो। तो देखिए मेरे पास कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले तो ये क्या था, आपका एक सीधा तार हुआ करता था, ये लाल रंग का है, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो इस लाल रंग के तार में विद्युत धारा जैसे कि बोर्ड पे दिखाया है भाई इधर से इस तरफ जारी थी, तो जिधर जारी थी तो उस दिशा में अंगूठा रख के इस तरीके से आपने हर थोड़ी थोड़ी दूर पर संकेंद्रीय वृत्त बना लिए। फिर बाद में क्या करा, उस सीधे तार को घुमाते हुए, है ना, यूं करके आपने इस तरह से बना लिया, ये लीजिए। तो अब वो वृत्ताकार कुंडली बन गई। उस वृत्ताकार कुंडली में हर जगह पर उस तरीके के संकेंद्रीय वृत्त भी होंगे। ये सारी चीज मैं आपको कहां से समझा रहा हूं, आपके पृष्ठ संख्या 228 और फिगर जो चित्र है वो संख्या है 13.8। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सभी लोग अपनी किताब का पृष्ठ संख्या 228 निकालें और 228 के पेज में नीचे की तरफ ही चित्र संख्या है 13.8, उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक वही है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, समझाया गया है कि एक सीधे तार में अलग अलग दूरी पर, है ना, अलग अलग दूरी के पर जब हम देखेंगे तो उसको सीधा तार मानते हुए धारा की दिशा में अंगूठा रख के हमको वहां पर संकेंद्रीय वृत्त मिल जाएंगे। ठीक, इसकी भी हिंदी में थोड़ा सा समझाने में दिक्कत है तो वो अभी मैं आपको सब बताता हूं। तो पहले वीडियो एक बार फिर से देखिए। तो पहले तो देखिए सीधा तार था, सीधे तार में कुछ कुछ दूरी पर हमने ये वृत्त खींच दिए। एक ही खींचा, और भी खींचने चाहिए थे मुझे, संकेंद्रीय वृत्त तो बहुत सारे होंगे। ठीक है, एक ही केंद्र मानते हुए वृत्तों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, उसको हम संकेंद्रीय वृत्त कह रहे हैं। तो पहले तो सीधा तार है, उसमें हमने वही अंगूठे को धारा की दिशा में रख के इस तरीके वृत्त बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीधा तार दिखाया हुआ है इस सीधे तार को घुमा देंगे तो ये सीधा जो लाल रंग का तार था वो हम इसको ये इस तरीके से हमने घुमा करके वृत्ताकार कुंडली बना ली। तो वो जो सारे वृत्त उसके चारों ओर थे वो मिलजुल करके कुछ ऐसा प्रभाव पैदा करेंगे। तो तार का प्रत्येक खंड वाकई में एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। एक और बात, जैसे जैसे हम इस कुंडली के केंद्र की तरफ पहुंचेंगे तो सारे संकेंद्रीय वृत्त सरल रेखाओं के रूप में दिखाई देने लगेंगे। बिल्कुल सत्य है, यही आपके चित्र संख्या 13.8 में दिखाया गया है। तो हम जैसे जैसे कुंडली ऊपर की तरफ, ध्यान मत दो छड़ चुंबक बेकार आ गया, कि जैसे से हम पाश मतलब वही कुंडली के केंद्र की तरफ जाएंगे तो सारे संकेंद्रीय वृत्त क्योंकि बड़े होते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वृत्त किस रूप में दिखेगा, सरल रेखा में। अरे आज मैं भी पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं तो पृथ्वी का ये जो हिस्सा है जिसमें कमरा बना हुआ है वो मुझे कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। क्यों, पृथ्वी क्योंकि बहुत बड़ी है। तो उस बड़ी पृथ्वी का कोई छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में हो जाएगा, सरल रेखा में हो जाएगा।
उसके बाद उस पर मैक्सवेल का कॉर्पस्कुलर रूल लगाएंगे तो हमको वाकई में पता चलेगा कि सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में हैं। तो ये वीडियो पहले दिखाता हूं, फिर मैं आपको बोर्ड की तरफ ले जाता हूं। तो फिर से इस वीडियो को आप देखने की कोशिश करें। तो सारे चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से एक ही दिशा में हो जाएंगे कि जो वृत्ताकार लूप है, उस वृत्ताकार लूप का पृष्ठभाग उत्तरी ध्रुव की तरह या दक्षिणी ध्रुव की तरह, और दूसरा वाला जस्ट उल्टा। यदि ये उत्तरी ध्रुव बना तो ये दक्षिणी बन जाएगा, और यदि ये उत्तरी बना तो वो दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। तो कल्पना यही है कि जो भी आपने वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली लिए वो किस में बदल जाएगी, छड़ चुंबक में, या छड़ चुंबक जैसी व्यवहार करेगी। तो वीडियो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपका जो चित्र है उस किताब में उसको उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपका यही चित्र 13.8 ले रहा हूं। 13.8 में क्या कराया उन्होंने, कुंडली दिखाई है, ठीक है जी। इस तरीके की कुंडली दिखाई है जिसमें धारा यहां से प्रवेश करती है, यूं जाती है, ऐसे करते करते वो धारा, ठीक। और फिर ये अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि कुंडली के हर, क्योंकि शुरू में तो एक सीधा तार था, तो सीधे तार में धारा इधर बह रही थी जो थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया है। उस सीधे तार के प्रत्येक खंड पर अपन इस तरीके के संकेंद्रीय वृत्त खींच देंगे, क्योंकि जिधर धारा जा रही होगी उधर अंगूठा रखते हुए अंगुलियों का घुमाव इस तरह से आएगा, ठीक है जी। फिर हमने क्या करा, इस सीधे तार को इस तरह की कुंडली में बदल दिया, ठीक। और यहां पर तो अपने बहुत सारे संकेंद्रीय वृत्त हैं ही सही। तो ये सारे संकेंद्रीय वृत्त जो होंगे वो कुंडली के केंद्र पर, क्योंकि संकेंद्रीय वृत्त बहुत बड़ा हो जाएगा, अरे भाई कोई संकेंद्रीय वृत्त जो कुंडली के केंद्र तक गुजरेगा उसका ये हिस्सा क्या होगा, लगभग लगभग सीधा होने लगेगा, ठीक है जी। तो सीधा होने के चलते अब हम इसको इस तरह से दिखाना चाहेंगे कि ये जो इस कुंडली का जो केंद्र है वहां पर ये कुछ जो सीधी रेखाएं होंगी वो ये देखिए। तो आप भी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं किससे निकलती हैं भाई, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। और जब इधर से निकल रही हैं तो आप भी समझ रहे हैं वापस घूम फिर के तो आएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। यानी आज ये जो आपको किताब दिख रही है यदि ये कुंडली होती तो कुंडली में क्या हो जाता, इधर का भाग यानी इधर का जो मुंह है वो क्या बन जाता, उत्तरी ध्रुव, और ये वाला क्या बन जाता, दक्षिणी ध्रुव। तो कुल मिलाकर कोई भी वृत्ताकार कुंडली तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली किसी छड़ चुंबक की तरह, किसी छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्योंकि यहां पर यदि किसी छड़ चुंबक का भी अपन चित्र बनाते तो क्या होता, आप भी समझ रहे हैं, ऐसा कैसा ही पैटर्न बनता या ऐसी ऐसी बल रेखाएं बनती। ये अपन ने कल भी समझाया था आपको।
तो कोई भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली किसी छड़, है ना, ये छड़ है, छड़ू नहीं है, छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसको आप नोट कर लें। और ये आपके फिगर 13.8 में भी दे रखा है। इसको अभी मैं और एक तरीके से समझा दूंगा। तो सीधे तार के प्रत्येक जो खंड थे उन पर अपन ने क्या करा, वही मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल लगाया था, है ना, या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाया था। और फिर जो भी संकेंद्रीय वृत्त थे उनको हम बड़ा करते चले गए। बड़ा करने के बाद जब वो केंद्र के पास से गुजरे तो वो लगभग लगभग सरल रेखाओं की तरह हो गए थे, ठीक है। और उनमें तीर तो इस तरह से लगे हुए थे, तो वो तीर जो है वो फाइनली सारे खंडों की वजह से एक ही दिशा में आ गए। यानी जितने भी खंड थे उस सीधे तार के, उन सब ने एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को पैदा किया। और कुल मिलाकर ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है वो किसी छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गई। इसको मैं वीडियो पे एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि वीडियो उतना स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैं इधर आया था। वीडियो का जो रंग है वो थोड़ा कंट्रास्ट के चलते सेट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो वृत्ताकार कुंडली में एक तरफ एस आ गया, मतलब दक्षिणी ध्रुव बन गया, और एक तरफ जो था वो उत्तरी ध्रुव बन गया। तो पेज नंबर 228 पर जो कुछ भी आपको दिया है, उम्मीद है आप उसको घर पर पढ़िएगा। तो फिर मैं अगले वीडियो में फिर से इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ में थोड़ा सा बता करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाकी जो आज आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं पेज 228 के, वो आप जरूर करेंगे। खास तौर पे वही सीधे तार की वजह से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एवं वृत्ताकार कुंडली की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी बारे में भी हम आज जान चुके हैं। तो इसको फिर से अगली बार भी एक बार देखिएगा, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।